अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने ग्रुप में डिस्कस किया था कि हम एक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम F1 के सारे स्किल्स करेंगे। तो आज हम पहला स्किल करने वाले हैं जो कि है रिस्पिरेटरी रेट, हाउ टू फाइंड द रिस्पिरेटरी रेट। ठीक है, तो उसके लिहाज से मैं आपको F1 का सारा जो स्किल है ना, ये इसके सारे स्टेप्स, पर्पस वगैरह सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप का तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको न्यू नोटिफिकेशन अपडेट्स और सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, यहाँ पे है असेसिंग रिस्पिरेशन, मतलब हम रिस्पिरेशन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि रिस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म के सेल्स और बाहर जो गैस हैं इसका एक्सचेंज है। इस सब सारे प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहते हैं। द रिस्पिरेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ्स अ पर्सन टेक्स पर मिनट। रिस्पिरेशन रेट वो रेट होता है जो एक बंदा एक मिनट में कितना सांस लेता है। ठीक है, द रेट इज़ यूजुअली मेजर्ड व्हेन अ पर्सन इज एट रेस्ट एंड सिंपली इन्वॉल्व्स काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्रीथ्स फॉर 1 मिनट बाय काउंटिंग हाउ मेनी टाइम द चेस्ट राइजेस। हम ये कैसे फाइंड करेंगे? हम उसके चेस्ट या डायफ्राम इसके ऊपर नीचे होने से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये बंदा कितने टाइम पे कितना टाइम सांस ले रहा है पर मिनट। ठीक है, रिस्पिरेशन रेट्स में इंक्रीज विद फीवर। ये फीवर, इलनेस और मेडिकल कंडीशन के साथ इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद ये सब कुछ। अच्छा, इसका नॉर्मल रेट क्या है? नॉर्मल रेट इसका इसमें 12 to 16 लेकर गया है, लेकिन ये नॉर्मल हम कह सकते हैं कि 12 to 20 है। ठीक है, हम 12 to 20 अगर इसके दरमियान हो तो हम इसके कहेंगे कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल को क्या कहते हैं? नॉर्मल को अयूपनिया कहते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा नीचे। इसके पर्पसेस जान लेते हैं कि मतलब ये हम क्यों मालूम करते हैं। तो ये हम टू ऑब्टेन बेसलाइन डेटा फॉर सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन, हम सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन को ऑब्टेन करने के लिए बेसलाइन डेटा मालूम करते हैं। ठीक है, अच्छा, टू मॉनिटर एबनॉर्मल रिस्पिरेटरी स्टेट एंड डिफाइन चेंजेस, हम मालूम करते हैं कि आया इसके रिस्पिरेटरी रेट, मतलब इसके सांस लेने में कोई चेंजेस तो नहीं आए, ये नॉर्मल है या नॉर्मल से अबव है या नॉर्मल से लो है। टू मॉनिटर पेशेंट एट रिस्क फॉर रिस्पिरेटरी अल्टरेशन, हम ये फाइंड करते हैं अगर मतलब 21 हो तो हमें वो पता चल जाता है कि हाँ ये एट रिस्क पे है, इससे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, या टू एलिवेट इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन एक्टिविटी एंड रिस्पिरेटरी एक्सटेटस, या हम फाइंड करते हैं अगर वो बंदा एक्टिविटी कर लेता है या उसको कोई मेडिसिन दिए जाते हैं तो हम उसके बाद ये फाइंड करते हैं कि अच्छा इसका असर इस पे नहीं हुआ, इसका असर इस पे हुआ है कि नहीं, इस मेडिकेशन का या एक्टिविटी का इस पे कुछ असर हुआ है कि नहीं। तो इसको फाइंड करने हम रिस्पिरेटरी रेट फाइंड करते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन के तो 3 टाइप्स है: एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन एंड सेल्युलर रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन होता है जिसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, मतलब हम CO2 बाहर निकालते हैं और O2 अंदर ले जाते हैं, तो इसको एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रिस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स को कहते हैं। ठीक है, और सेल्युलर रिस्पिरेशन में कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी। एरोबिक रिस्पिरेशन इज अ सेल्युलर रिस्पिरेशन दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर व्हाइल एनारोबिक डज नॉट। तो जो सेल्स के बेस पे होता है वो सेल्युलर रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब ब्रीथिंग के टाइप्स क्या है? मतलब अगर नॉर्मल ब्रीथिंग हो तो उसको हम यूपनिया कहेंगे। अगर नॉर्मल से लो हो, मतलब 12 से लो हो तो हम क्या करेंगे? इसे ब्रेडिपनिया कहेंगे कि इसको ब्रेडिपनिया है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उसको कहेंगे कि ये ट्रैकिपनिया है। या अगर उसका ब्रीथिंग नॉर्मल हो लेकिन उससे थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है तो उसको हम डायसिपनिया कहेंगे। अच्छा, पैरोक्सिमल इसका नोक्चर्नल डायसिपनिया, नॉक्टर्नल है या नॉक्चर्नल भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो मतलब एक पेशेंट है वो सो रहा है और अचानक से उसे अटैक आया ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का, तो उसको हम ये नाम दे सकते हैं। या अगर एक बंदा हो वो मतलब अगर वो लेटा हो तो उसको डिफ़िकल्टी होती है और जब वो बैठ जाता है तो फिर वो ठीक हो जाता है, तो इसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं। मतलब लेटे हुए बंदे पे अगर सांस की मुश्किल दुश्वारी आती है ना तो उसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं। अच्छा, इसके
इक्विपमेंट्स इसमें तुम्हें आपके लिए सिर्फ एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है या वॉच, ठीक है, या वॉच या स्टॉप वॉच, या और पीस ऑफ ब्लैंक पेपर, फ्लो शीट, मतलब आपके पास फ्लो शीट भी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद पेन है, तो इस पेन में इसमें इन्होंने ब्लैक लिखा है, लेकिन ये गवर्नमेंटली के तौर पर ये ब्लैक है, ठीक है। रिस्पायरेशन के लिए हम ब्लैक यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप किसी हॉस्पिटल जाएंगे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पे जो फ्लो शीट होगा ना, उस फ्लो शीट के नीचे पे लिखा होगा कि आपने रिस्पायरेशन के लिए इस कलर वाला पेन यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने उस कलर को देखना है, उसी कलर के हिसाब से वो फ्लो शीट में वो पुट करना है, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स पढ़ते हैं। स्टेप्स में सबसे पहले हर एक स्टेप में, चाहे हर एक स्किल में, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई द पेशेंट का, आपने आइडेंटिफाई करना हो कि हाँ मुझे इस पेशेंट का रिस्पायरेशन मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद आपने हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद आपने इक्विपमेंट्स चेक करने हैं कि हाँ मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं, पेन है, फ्लो शीट है और स्टॉप वॉच है कि नहीं। उसके बाद आपने पेशेंट को प्रोसीजर बताना है कि हाँ मैंने ये करना है, मतलब आपने बताना है कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पे एज ए नर्स काम कर रहा हूँ और मैं आपका रिस्पायरेशन चेक करना चाहता हूँ, उसके लिए हमें ये करना होगा, वो करना होगा। प्रोसीजर आप उसको बताएं कि हमें ये इसके लिए करना है, इसका हमें ये फ़ायदा होगा, एट्सेट्रा, ताकि आप उसको एतमाद में ले सकें, ठीक है। उसके बाद आप क्लाइंट का जो चेस्ट है ना वो विजिबल करेंगे। विजिबल का मतलब ये नहीं है कि आप उसका मतलब सारा जो कमीज़ हो वो उतार, नहीं। उसके बाद जो बेड लाइनन हो, बेड शीट हो ना, जो उसके ऊपर हो वो हटाना है आपने, सिर्फ चेस्ट से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने एसेस करना है कि पेशेंट ने अभी रिसेंटली कोई एक्टिविटी तो नहीं की है, ठीक है। इसके ये फाइंड करने के लिए आप पेशेंट से पूछ भी सकते हैं कि आपने अभी रिसेंटली कोई एक्टिविटी तो नहीं की है, कोई एक्सरसाइज तो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी एक्सरसाइज से रिस्पायरेटरी रेट पे असर हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट F1 स्किल में अगर आपने स्किल OSP में अगर आप ये परफॉर्म कर रहे हैं, आपने ये नहीं पूछा तो आपसे वो मार्क्स काटेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो इसके सामने ये ब्रैकेट्स लगे हैं ना, वहाँ पे इस तरह एक उनके पास पेज होगा, ये सारे स्टेप्स लिखे होंगे और उसके पास ब्रैकेट होगा। आपने आइडेंटिफाइड पेशेंट कर लिया, उसको उसका जो रिबन है वो देख लिया, वो जो बेड नंबर है वो देख लिया, वो इसको टिक लगा देगा। लेकिन ये कुछ मतलब ये नॉर्मल सी बात है, ये एग्जामाइन नहीं, ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते। लेकिन ये जो मेन 6 नंबर पॉइंट है ना, एक्सेस द पेशेंट एक्टिविटी प्राइवेट टू चेकिंग इंस्पिरेशन, ये मेन पॉइंट है। तो इसके सामने अगर आपने ये नहीं किया तो वो वहाँ पे क्रॉस लगाने का मतलब आपका आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया है, तो ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है। अगर वो प्रोन पोजीशन में कंफर्टेबल है, प्रोन पोजीशन में तो मेरे ख्याल से नहीं होता, क्योंकि वो तो हमने चेस्ट से पता करना है। अगर वो सिफाइन पोजीशन में कंफर्टेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर फोल्डर पोजीशन में उसे लाओ, मतलब सिटिंग पोजीशन में उसे लाओ। उसके बाद है प्लेस हैंड्स अगेंस्ट पेशेंट चेस्ट टू फील हिज चेस्ट मूवमेंट। अब इसमें है, अगर आप मेल है वो भी मेल है, अगर आप कर सकते हैं तो आप अपना हाथ उसके चेस्ट पे रख सकते हैं, ठीक है। तो उसका चेस्ट या मतलब आपका हाथ जब राइज होगा तो इसका मतलब है कि ये एक सांस है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप उस पेशेंट का हाथ उसके चेस्ट पे रख सकते हैं और उसको फिर कीनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व करें और उसको काउंट करते जाए 1 मिनट तक, ठीक है। अगर 1 मिनट तक नहीं कर सकते तो 30 सेकंड तक भी कर सकते हो। 30 सेकंड तक नोट करो, इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं 1 मिनट तक, ठीक है। रिस्पायरेटरी रेट, रिदम डिप, आप रिदम चेक करोगे, डिप चेक करोगे, ठीक है, रीडिंग के एक्यूरेसी के लिए। उसके बाद लास्ट में आप हैंड वॉश फिर करो। अच्छा, नोट करने से पहले आपने हैंड वॉश करना है, ठीक है। और अगर वहाँ पे OSP में आपके पास मतलब हैंड वॉश नहीं कर सकते तो सिंपल सैनिटाइज़र मौजूद होगा, मेरे ख्याल से ये हो सकता है सैनिटाइज़र मौजूद हो, तो वो इस स्टेप को फॉलो देखने के लिए आपके लिए सैनिटाइज़र मौजूद होगा। आपने जिस तरह नोट किया तो आपने सैनिटाइज़र लगा लिया। उसके बाद आपने फ्लो शीट में वो नोट करना है। फ्लो शीट पे मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा सारे स्किल्स का, ठीक है, कि अब उसमें कैसे नोट करना है, तो वो कन्फ्यूजन आपका उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, तो हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपसे कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा।
और वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके सारा कन्फ्यूजन भी दूर रहे। और आपके कोई फीडबैक, कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मौजूद है। और आप हमारे चैनल का विज़िट भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच।